है हमारा इक्विवेलेंट वेट, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे नॉर्मेलिटी किस तरह से निकाली जाती है। ठीक है, नॉर्मेलिटी निकालना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन आप मोलैरिटी और मोलैलिटी से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, काफी जगह ऐसी आती है जहां पे हमें नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट वेट दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकाला जाता है वो समझिए पहले। अगर सिर्फ एटम दिया हुआ है या एलिमेंट दिया हुआ है सिर्फ, ठीक है, पहला केस है हमारा कि हमें एलिमेंट दिया गया है। ठीक है, उस केस में किस तरह से निकालेंगे? अगर मॉलिक्यूल है उस केस में किस तरह से निकालेंगे? आयन है उस केस में किस तरह से निकालेंगे? अगर सॉल्ट है उस केस में किस तरह से निकालेंगे? एसिड है, बेस है, इस ऐसे केसेस में किस तरह से इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है वो सीखना है। ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट होता क्या है? ठीक है, पहली चीज यही आती है कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। अब आपने क्या कर रखा है, अभी तक जो रिएक्शंस पड़े हैं, जैसे कि H2 प्लस O2, ये क्या देता है? H2O। इसको हमें बैलेंस करना पड़ता है। कैसे होगा? 2H2 हो जाएगा, यही होता है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पे हमें 2 मोल H2 के चाहिए, है कि नहीं, और 1 मोल O2 का चाहिए, तब जाके बनेगा क्या? 2 मोल H2O। ठीक, ये हमें बैलेंस करना पड़ा, स्टोइकियोमेट्री लगानी पड़ी। ठीक है, इक्विवेलेंट में क्या होता है, हम ये बोलेंगे कि इसका इक्विवेलेंट किससे रिएक्ट करेगा? इसके इक्विवेलेंट से, और क्या बनेगा? इसका इक्विवेलेंट। ठीक है, मतलब अगर हमने तराजू पे इसको रख दिया, हेलो, अगर हमने इसको तराजू पे रख दिया तो इक्विवेलेंट जो है वो बराबर आता है, लेकिन मोल की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। क्लियर है? इक्विवेलेंट मतलब किसी एक से रिएक्ट करेगा अगर, तो कितना इक्विवेलेंट उसका रिएक्ट कर सकता है, कितना जो वेट है वो रिएक्ट कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। क्लियर है? बोलिए, ये चीज समझ में आई कि नहीं? कंसेप्ट है ये सिर्फ। ठीक है, मोल से क्या होता है? ऊपर नीचे हो सकता है, 2 मोल 3 मोल से रिएक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन एक इक्विवेलेंट से ही रिएक्ट करेगा। 2 इक्विवेलेंट है तो 2 इक्विवेलेंट से ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, 10 इक्विवेलेंट है तो 10 इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा। क्लियर? समझ में आया? नहीं आया? कितने लोग को आया? अभी भी जनसंख्या बहुत कम है, नहीं आया? नहीं आया? अगर मैं बोलूं इस रिएक्शन में, तो यहाँ पे देखिए 2 मोल H2 जो है 1 मोल O2 से रिएक्ट किया है ना, तो हम ये बोल देंगे कि 2 मोल H2 क्या है? एक इक्विवेलेंट है। ठीक, तो ये 1 मोल O2 क्या हो जाएगा? एक इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 मोल H2O क्या हो जाएगा? एक इक्विवेलेंट ऑफ H2O। ठीक है, हम मानने की बात कर रहे हैं। ठीक, ऐसा होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है, अभी हम देखेंगे। क्लियर? ठीक है ना? तो इक्विवेलेंट में हमेशा क्या होगा? रिएक्शन के दौरान बराबरी होगी। जितना इक्विवेलेंट कोई रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट भी उतना ही इक्विवेलेंट में रिएक्ट करेगा, और प्रोडक्ट भी जो बनेगा वो सिर्फ उतना ही इक्विवेलेंट का बनेगा जितना इक्विवेलेंट का हमारा रिएक्टेंट था। क्लियर है? बोलिए, जैसा मोल कंसेप्ट था, तो मोल कंसेप्ट में हमने क्या किया था? हमारा बैलेंस रिएक्शन था क्या? AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, यही था। इस केस में हमने क्या लिखा था? NA by A is equals to NB by is equals to ये किया था कि नहीं किया था? इसकी जगह पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट ऑफ A is equals to equivalent of B is equals to equivalent of C is equals to equivalent of D। क्लियर है? समझ में आया? यही इक्विवेलेंट का कंसेप्ट है।
इक्विवेलेंट के कंसेप्ट में हमें प्रोडक्ट्स कितने हैं उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं ये इस पे भी फोकस नहीं करना है। जैसे हमने पीओएसी में किया था, पीओएसी में क्या किया था, रिएक्शन को बैलेंस लेकिन हमें पूरा प्रोडक्ट चाहिए था, चाहिए था कि नहीं चाहिए था। अगर एक भी नहीं होता तो हम मान लेते कि भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस केस में, इस कंसेप्ट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर मुझसे बोला जाएगा कि ए का इक्विवेलेंट हमें दिया गया या एक कुछ दिया गया है, कुछ अमाउंट, उससे हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और हम बोल देंगे कि इतना इक्विवेलेंट अगर इसका है तो डी कितना बनेगा, सीधा सीधा हम लोग निकाल देंगे कि इसका जितना इक्विवेलेंट है उतना ही इसका भी होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आया। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है और प्रोडक्ट में कितने कंपाउंड्स हैं उससे भी कोई मतलब नहीं है। कोई भी हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट उठाएंगे और उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। चलिए कुछ कहीं कहीं पे थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे इक्विवेलेंट वेट का। तो जब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे उस समय एक नया इक्विवेलेंट भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए आप उसके लिए तैयार नहीं है, ठीक है। जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे पूरी तरीके से, तभी आप कर पाएंगे वो सारी चीजें, ठीक है। तो वो वाला हिस्सा अभी हम लीव कर देंगे, इक्विवेलेंट वेट नहीं निकालेंगे वहां, ठीक है। अभी जो आपके काम का है अभी के लिए जो मूल कंसेप्ट में है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर, समझ में आया। चलिए तो यहां पे हमें सबसे पहले किसका निकालना है, किसी एलिमेंट का, ठीक है। चलिए तो एलिमेंट के लिए क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है, उसका जो एटॉमिक वेट हो डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी, ठीक है। एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी, ठीक है। जैसे जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, वैलेंसी कितनी होती है 1, कितना आया, क्लियर है। ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 डिवाइडेड बाय वैलेंसी कितनी होती है, कितना आया, ठीक है। तो कुछ किताबों में इसकी डेफिनेशन इसके रूप में भी दी गई है, ठीक है। किस तरह से दी जाती है, बोला जाता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है या उससे रिएक्ट कर सकता है और एक प्रोडक्ट बना सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन, 1 ग्राम हाइड्रोजन की जगह 8 ग्राम ऑक्सीजन कर दीजिए तो वो भी लिखा रहता है, ठीक है। तीसरा डेफिनेशन होता है क्लोरीन के रूप में, 35.5 ग्राम क्लोरीन को रिएक्ट करने के लिए या उसको डिस्प्लेस करने के लिए सॉल्यूशन में से कितना ग्राम आपको उस एलिमेंट का वेट लगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, उसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर है। तो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन आई कहां से वो समझिए। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है, तो उसको इक्विवेलेंट को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए होगा, दूसरे का इक्विवेलेंट चाहिए होगा, है कि नहीं, तो वही उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 8, उसको डिस्प्लेस करने के लिए जितना चाहिए होगा वही दूसरे वाले का इक्विवेलेंट होगा, होगा कि नहीं होगा। क्लियर है, बोलिए। चलिए क्लोरीन का कितना आएगा 35.5, क्लियर है। सोडियम का कितना आएगा 23 आएगा, क्लियर है ना सबको, कोई दिक्कत इसमें। एल्युमिनियम का कितना आएगा, एल्युमिनियम का कितना आएगा 27 डिवाइडेड बाई 3, वैलेंसी कितनी होती है एल्युमिनियम की 3, कितना आया 9 आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें किसी को, एलिमेंट का निकालना बहुत आसान है। सर जैसे क्लोरीन का -1 होता है चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, अच्छा हम साइन कन्वेंशन नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट, हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ उसकी वैलेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब वो आएगा तो रेडॉक्स में जाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है, अभी नहीं। चलिए एलिमेंट का हो गया। अब डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक या होमोजेनस जिसको हम लोग बोलते हैं, होमोजेनस मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा, होमोजेनस मॉलिक्यूल, ठीक है।
होमोजेनियस मॉलिक्यूल मतलब H2, O2, Cl2, ठीक है, ये सब क्या है हमारे एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स, एक ही जैसे एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं, याद रखिए, जो मॉलिक्यूलर मास होगा या मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइडेड बाय वैलेंसी इनटू मल्टीप्लिसिटी, ठीक। फॉर्मूला समझ में आ गया। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, डिवाइड करना है किससे, वैलेंसी इनटू मल्टीप्लिसिटी। नाउ व्हाट इज मल्टीप्लिसिटी, जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, ठीक है, सॉरी मॉलिक्यूल्स नहीं, जितने एटम्स प्रेजेंट हो उस मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिसिटी। चलिए, तो जैसे कि हमारा H2 है, H2 का वेट कितना होगा 2 डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी कितनी होती है इनटू मल्टीप्लिसिटी कितनी है इसकी 2 से 2, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आया, क्लियर, समझ में आया। O2 का निकालेंगे, जल्दी O2 का निकालिए। O2 का वेट कितना होता है 38 8 आएगा। 32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना आया, तो जितना ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट था उतना ही हमारा O2 का भी है कि नहीं है। चलिए S8 का निकालिए, S8 सल्फर के 8 एटम्स हैं। वो आएगा कितने लोग का 2 आया, जरा हाथ का कैसे आया, 16 आएगा। 8 मॉलिक्यूल हैं इसके, सॉरी 8 एटम्स हैं इसके, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 32 इंटू ये जो मॉलिक्यूलर वेट है डिवाइडेड बाई इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2 इंटू मल्टीप्लिसिटी कितनी है 8, तो 8 से 8 कैंसिल, ये आ गया 16, ठीक है। 2 कहाँ 2 8 गुना ज्यादा है। चलिए समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अब अगर आयन है तो इस केस में कितना आता है, इस केस में आता है आपका फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय चार्ज, फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय चार्ज। जैसे कि हमारे पास आयन कौन सा है, सबसे कॉमन आयन है हमारा Na+, है ना, सबको पता है, Cl-, तो Na+ का, तो Na का वेट कितना होता है 23, आयन बनेगा तो भी 23 रहेगा, है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन इसमें। चलिए 23 डिवाइडेड बाई चार्ज कितना है 1, तो कितना आया, क्लियर है। Cl- का कितना आएगा 35.5 डिवाइडेड बाई कितना आया N3 माइनस नहीं, ठीक है, N3 माइनस, आया, कैसे आया, इसका वेट कितना आया 42 डिवाइडेड बाई तो कितना आया 40, जबकि N3 माइनस करते तो अलग आता,
तब वो 14/3 आता है। क्लियर है? N3 माइनस और N3 माइनस दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आगे से नोट करके चलेंगे, जब भी मैं चार्ज बोलूंगा तो उसको अलग बोलूंगा, ठीक। जब मैं संख्या बोल रहा हूँ उसकी, तो मैं उसको उसके साथ जोड़ के बोलूंगा, N3 माइनस, ठीक। क्लियर? SO4 2 माइनस, ठीक। इसका मतलब क्या है, SO4 एक पूरी एंटिटी है और 2 माइनस उसके ऊपर चार्ज। क्लियर है? चलिए, इतना क्लियर हो गया, आयन निकल गया, बहुत बढ़िया। चलिए, हमारा जो काम का है वो हमें निकालना है, ठीक है। एसिड और बेस, ठीक है। एसिड और बेस, इस केस में क्या आता है, इस केस में आपका जो वेट है वही आएगा, है ना, मॉलिक्यूलर। इस केस में वैसे मॉलिक्यूलर लिखते नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि आयन के रूप में होते हैं सब। फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाई प्रोटोनिसिटी और बेसिसिटी, ठीक है। याद रखिए, प्रोटोनिसिटी आपकी बेस की होती है, ठीक, और बेसिसिटी आपकी एसिड की होती है, ठीक है। ये हम लोग सीखेंगे जब हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उस केस में आपको पूरा एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ना होता है ना। लुईस एसिड क्या होता है, ठीक, बाकी सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट हमें समझने हैं, ठीक। तो वहां पे हम लोग समझेंगे कि प्रोटोनिसिटी और बेसिसिटी क्या होता है, एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। थोड़ा सा आपको इक्विलिब्रियम का भी उसमें नॉलेज चाहिए, ठीक है, प्रॉपर समझने के लिए। तो यहाँ पे प्रोटोनिसिटी क्या होता है, जितना OH माइनस ये दे सकता है, बेस जितना OH माइनस देगा, ठीक है, या एसिड जितना H प्लस आयन देगा, ठीक है, वो उसका बेसिसिटी होगा। एसिड का बेसिसिटी होगा, बेस का क्या होगा, प्रोटोनिसिटी। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, बेस ले लेते हैं NaOH, NaOH का वेट कितना होता है, 40। इसकी प्रोटोनिसिटी या एसिडिटी कितनी हो सकती है, कितना OH माइनस दे सकता है, 1। ये कितना हो जाएगा, क्लियर है? इसी तरह एसिड्स में H2SO4 ले लेते हैं। अभी तक सबको H2SO4 का वेट याद हो गया होगा, 98 होता है। चलिए, 98 डिवाइडेड बाई कितना H प्लस दे सकता है ये, इसी क्वेश्चन कितना आएगा, ठीक है। अब अगर हमें बेस और एसिड का रिएक्शन कराना होगा तो हमें याद रखना होगा इसका इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू इसका इक्विवेलेंट, है ना। यानी कि 40 इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट ग्राम हमारा NaOH होगा, तो हमारे पास 49 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 होना चाहिए, तभी रिएक्शन क्लियर है, समझ में आया। इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए, एक इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एक इक्विवेलेंट। 4 इक्विवेलेंट अगर होगा तो 4, यानी कि NaOH अगर कितना हो, 160 ग्राम हो, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 49 into 4, ठीक है, दैट इज 196। क्लियर? समझ में आया? बोलिए। आ रहा है ना, धीमे धीमे आएगा, जल्दी नहीं, ठीक। अब एसिड के केस में थोड़े से एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, जहां पे आपको H प्लस निकालने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, और वो होते हैं फास्फोरस के एसिड्स, ठीक है। फास्फोरस के एसिड्स में दिक्कत ये होती है कि कौन सा हाइड्रोजन रिलीज होगा वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे केमिकल बॉन्डिंग का भी फर्क आता है, लेकिन अभी के लिए केमिकल बॉन्डिंग तो थोड़ा दूर है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लासेस शुरू होंगी वहां से हमें केमिकल बॉन्डिंग पे जाना है, ठीक।
चलिए, तो हमारे पास फास्फोरस के एसिड्स होते हैं H3PO4, H3PO3 और H3PO2। ठीक है, ये 3 एसिड्स हैं और यहां पे आपको ऐसा लगेगा कि जो H3 है वही उसकी बेसिसिटी हो जाएगी, है ना? ऐसा लगता है फॉर्मूले से देख के, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होता वो समझिए, स्ट्रक्चर समझिए। ठीक है, और स्ट्रक्चर समझेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। चलिए देखिए, H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। H3PO4, तो जितने भी फास्फोरस के जो एसिड्स होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग फास्फोरिक एसिड्स। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, फास्फोरस हमेशा बीच में होगा और एक ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ऊपर लगा दीजिए आप लोग डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब बताइए कितने ऑक्सीजन बचे हैं यहाँ पे? 3। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। हाइड्रोजन कितने हैं? जितने सिंगल बॉन्ड O होंगे उतने ही उस पे हाइड्रोजन जो है वो अटैच होंगे। तो ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H और यहाँ पे भी आएगा H। ठीक है, तो याद रखिए जितने भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हाइड्रोजन होंगे सिर्फ वही और वही रिलीज होंगे इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो वो सिर्फ वही हाइड्रोजन रिलीज करेगा जो कि हमारा ऑक्सीजन से जुड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं? 1, 2 और 3 है। इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी है? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी। बना लिया स्ट्रक्चर? चलिए, H3PO3, फिर से फास्फोरस बीच में डबल बॉन्ड O। क्लियर? अब कितने ऑक्सीजन बचे हैं? 2। तो सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। तो 2 किससे जुड़ेंगे? जो ऑक्सीजन है। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अभी भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, वो किससे जुड़ेगा? C से। लेकिन क्या ये बेसिसिटी होगी? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से जो जुड़ा होगा वही देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया? 1, 2। तो यहाँ पे बेसिसिटी कितनी है? क्लियर है? इसी तरह आप H3PO2 को निकालेंगे तो बेसिसिटी आएगी आपकी 1। क्लियर है? बाकी सारे एसिड्स में जितना H है उतना ही है। H2SO4 ले लीजिए, HNO3 ले लीजिए। ठीक है, जितने भी आपको एसिड्स पता हो। क्लियर? अगर CaOH होल ट्वाइस हुआ तो उसमें प्रोटोनिसिटी कितनी आएगी? BaOH होल ट्वाइस हुआ तो उसमें प्रोटोनिसिटी कितनी आएगी? क्लियर है? 2 OH माइनस से रिलीज कर सकते हैं, उतनी उनकी प्रोटोनिसिटी आ गई, यानी कि एसिडिटी हो गई। लेकिन बेसिसिटी निकालने के लिए यहाँ पे बहुत ध्यान से लेना, H3PO3, H3PO2, H3PO4, इस केस में लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो H3 को ही पूरा मान लेते हैं कि सारा H जो है वो रिलीज कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? निकाल लेंगे आप? चलिए, बहुत बढ़िया। इतना सब क्यों करना था? इतना सब क्यों करना था? क्योंकि हमें चाहिए थे इक्विवेलेंट मोल। क्या चाहिए थे हमें? इक्विवेलेंट मोल। क्यों चाहिए हमें? नॉर्मेलिटी निकालने के लिए। ठीक है, नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मोलारिटी से मिलता जुलता है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी का ये होता है, तो नॉर्मेलिटी का क्या होगा? इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है? इक्विवेलेंट मोल्स। इक्विवेलेंट मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, N इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन
होता है कि नहीं होता है? बोलिए। गिवन मास अपॉन, अब इक्विवेलेंट मोल, ये क्या हो जाएगा? मास तो वही रहेगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट या मास। क्लियर है? अभी तक की कहानी क्यों बढ़ी गई? ताकि आप ये निकाल सकें। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? समझ में आ रहा है? क्या चाहिए हमें? इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए, है ना? तो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे थे इक्विवेलेंट वेट निकालने में, जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे थे उसको हम लोग बोलते हैं एन फैक्टर या इक्विवेलेंसी फैक्टर। ठीक है, और उसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अब ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी फैक्टर या इक्विवेलेंट फैक्टर आएगा वो भी स्मॉल एन से ही हम लोग डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? किस संख्या को? जिससे हम अभी तक डिवाइड कर रहे थे। क्लियर? तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट को? बताएं। गिवन मास अपॉन, क्या जो अभी तक हमने किया था इक्विवेलेंट वेट निकालने को, उसमें जो ऊपर जो कि न्यूमरेटर में है उसको हम लोग मोलर मास लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फॉर्मूला मास हो चाहे जो भी हो, तो सब क्या है हमारा? मोलर मास। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? एन फैक्टर या नॉर्मेलिटी फैक्टर। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या ये नंबर ऑफ मोल्स है? है कि नहीं? ये हमारा ये कितना? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हमारा क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इनटू नॉर्मेलिटी फैक्टर या इक्विवेलेंट फैक्टर। क्या यही फॉर्मूला आएगा? इक्विवेलेंट मोल अगर हमें निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल इनटू नॉर्मेलिटी फैक्टर या इक्विवेलेंट फैक्टर। आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोगों को समझ में आया? जो हम लोग अभी डिवाइड कर रहे थे ना नीचे 2 into 2 और जो एसिडिटी और बेसिसिटी निकाला ये सब एन फैक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ वही है। ठीक है, वही वैल्यू पुट करनी है सीधे सीधे। ठीक, हालांकि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एसिड और बेस के लिए ही पूछा जाएगा। ठीक है, और बहुत हुआ तो सॉल्ट तक। ठीक है, बाकी एलिमेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे इतना रिलेवेंट नहीं है। वो सब रिएक्शन जब हम लोग स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चंस करते हैं तब लाते हैं, लेकिन वो हम लोग करेंगे रेडॉक्स के बाद। ठीक है, ताकि चीजें पूरी तरीके से कवर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? आ गया सबको समझ में? चलिए, तो हमारा इक्विवेलेंट मोल आ गया क्या? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या रखेंगे? नॉर्मेलिटी जैसे कि हमने बताया, मोलैरिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही होगा, ये हमारी नॉर्मेलिटी है। क्लियर? नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या है? इक्विवेलेंट मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इक्विवेलेंट मोल का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। यही होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या होता है? मोलैरिटी होता है। तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा? समझ में आ गया?
नॉर्मेलिटी कैपिटल एन से डिनोट की जाती है, इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये हो जाएगा मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अगर आपको मोलैरिटी पता है तो आप नॉर्मेलिटी इजीली निकाल सकते हो, अगर आपको नॉर्मेलिटी पता है तो आप मोलैरिटी इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, इंटर कन्वर्टिबल है, बस आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए। क्लियर, और वह इसी की जरूरत होने वाली है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा अब याद करिए, हमने दो केस किए थे मोलैरिटी में, एक था डाइल्यूशन और एक था मिक्सिंग। और मिक्सिंग में मैंने ये कहा था कि सेम होना चाहिए, और दूसरा केस क्या था उसमें, इक्विवेलेंट फैक्टर जो है वो सेम हो और सेम नेचर का हो। एसिड हो तो एसिड, बेस हो तो बेस। क्लियर, क्यों कहा था, क्यों कहा था, क्योंकि मोलैरिटी जो है वो इक्विवेलेंट के बराबर नहीं होती है। ऐड होगा तो क्या ऐड होगा, इक्विवेलेंट वेट ऐड होगा। ठीक है, यहां ऐड होगा तो क्या ऐड होगा, इक्विवेलेंट मोल ऐड होगा। सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या सब्ट्रैक्ट होगा, इक्विवेलेंट मोल सब्ट्रैक्ट होगा। समझ में आया, बोलिए। नहीं आया, एसिड और बेस अगर लिया हमने, उसकी मोलैरिटी आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे अगर उनका इक्विवेलेंट फैक्टर जो है वो अलग अलग है। जैसे हमने ऐड किया NaOH को, ठीक है, इसके साथ हमने मिक्स किया क्या, H2SO4, इसका इक्विवेलेंट फैक्टर क्या है 1, इसका इक्विवेलेंट फैक्टर क्या है। ठीक है, तो ऐड होंगे तो किसमें ऐड होंगे, इक्विवेलेंट में। बोली तो है, इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ना, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो किसके होगा, एक इक्विवेलेंट को ही तो न्यूट्रलाइज कर पाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। ठीक, आप इस क्वेश्चन को मोलैरिटी के थ्रू नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको दो अलग अलग सब्सटेंस दिए गए हो, आपको हमेशा नॉर्मेलिटी पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको हमेशा नॉर्मेलिटी पे ही जाना पड़ेगा, और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच निकालने के लिए भी। अगर मैंने आपको HCl दे दिया और H2SO4 दे दिया, HCl दे दिया और H2SO4 दे दिया, बोल दिया इसको ऐड कर लो, तो सॉल्यूशन में H+ तो बढ़ेगा, दोनों का ऐड होगा। लेकिन कब और कैसे ऐड होगा, इक्विवेलेंट में ऐड होगा। ऐसा नहीं कि सब ऐड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऐड नहीं होने चाहिए। क्लियर है, पहले उसको नॉर्मेलिटी में लाएंगे, वहां से नॉर्मल जो इक्विवेलेंट मोल है वो निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे कि उसका कितना मोल है। तो सर वो जो NaOH है और प्लस आप H2SO4 के हैं, उसका 1 ऐड करके पाया तो वो प्लस 3 हो जाएगी। एसिड और बेस न्यूट्रलाइज करते हैं, तो फिर माइनस होगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अभी कहाँ, अभी करने तो दो प्लस माइनस, अभी नॉर्मेलिटी देनी पड़ेगी या मोलैरिटी देनी पड़ेगी, उसका कितना वॉल्यूम होगा वो देना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कितना प्लस कितना माइनस। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको एसिड दिया हो, बेस दिया हो, आपसे पूछेगा कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो एसिड होगा कि बेसिक होगा, ये कैसे निकालेंगे, इसके थ्रू निकालेंगे। आप मोलैरिटी के थ्रू इसको सॉल्व नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, कैसे करना है वो समझिए, इतना क्लियर हो गया ना। मोलैरिटी इनटू नॉर्मेलिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी। ठीक है, और जब भी आपको दो अलग अलग सब्सटेंस दिए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मेलिटी के थ्रू ही करना होगा। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट है, नहीं है, पक्का। ठीक, चलिए, तो पहला है हम लोग का एडिशन ऑफ सॉल्यूशंस, पहला केस है ये। हाँ, एडिशन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, इसको क्वेश्चन के थ्रू समझिए, ज्यादा जल्दी आसानी से समझ में आएगा। हमने आपको दिया है
HCl प्लस H2SO4 प्लस HNO3, 3 एसिड्स हैं, ठीक है। इनका वॉल्यूम दे रखा है 10 ml, 10 ml, 20 ml, ठीक है। HCl का वॉल्यूम कितना है 10 ml, H2SO4 का कितना है 10 ml और HNO3 का कितना है 20 ml। इसकी मोलैरिटी दे रखी है, कितना है याद रखिए, यहाँ पे कितना दिया है 0.1 मोलर, ठीक है, मोलर। इसका भी 0.1, इसका है 0.15, ठीक है, मोलर है ये, नॉर्मेलिटी नहीं दी गई, ठीक। तो यहां पे हमें ऐड करना है और हमसे पूछा है कि H+ की कंसंट्रेशन कितनी होगी। भाई हम लोग से क्या पूछा जाता है, कंसंट्रेशन ही ना पूछा जाता है, मोलैरिटी हम लोग क्यों निकाले थे, कंसंट्रेशन जानने के लिए। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि H+ की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ठीक है। तो उसमें इसमें कैसे करेंगे, क्या हम मोलैरिटी में ऐड करेंगे, बिल्कुल नहीं, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको नॉर्मेलिटी में बदलना पड़ेगा। तो देखिए HCl है, इसकी मोलैरिटी दे रखी है, तो इसको नॉर्मेलिटी में बदलना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें n फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन, कितना होता है HCl का, तो ये कितना है बेसिकली 0.1 नॉर्मल है, क्लियर। ये कितना है 0.1 मोलर है, इसका 2 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 0.2 नॉर्मल, होगा कि नहीं होगा। HNO3 का कितना होगा 0.15 नॉर्मल, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, हमने मिक्सिंग की थी, तो उसमें क्या लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू m इंटू v, ये देख नहीं किए थे, ये देख नहीं किए थे, तो यहाँ पे भी क्या होगा n इंटू v, क्यों, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है कि नहीं होता है। तो n इंटू v करेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट मोल निकल आएगा कि नहीं आएगा, इक्विवेलेंट मोल ही ऐड होने वाले हैं, होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। कितने लोगों को समझ में आया, नहीं आया। चलिए, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इक्विवेलेंट मोल का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, n इंटू, अभी हमने बताया अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे उस केस में इक्विवेलेंट मोल ऐड होते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ मोल, ठीक है। तो आपको क्या ऐड करना है हर सब्सटेंस का, n इंटू, क्लियर है, n दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, n इंटू भी निकाल सकते हैं, कितना होगा, इसका कितना आएगा, देखिए ml में है, लीटर में नहीं है, तो यहां पे क्या निकलेगा, मिली इक्विवेलेंट मोल्स, क्या निकलेगा, अगर मोलैरिटी के केस में मिली लीटर होता है वॉल्यूम, तो हम क्या निकालते हैं, मिली मोल्स निकालते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या निकलेगा, मिली इक्विवेलेंट मोल्स, क्लियर है। इसका कितना आएगा 0.1 इंटू 10, 0.1 इंटू 10, ये कितना आया 1, इसका कितना आएगा 2, 0.2 इंटू 10, ये कितना आया, इसका कितना आएगा 3 आएगा, ऐसे 0.15 इंटू 20, 3 आया। तो कितने कितने मिली इक्विवेलेंट मोल्स हैं, 1, 2 और 3, कितना आया बताओ, 3 + 2 + 1, 6 मिली इक्विवेलेंट मोल्स आए, किसके, 6 मिली इक्विवेलेंट मोल्स आए कि नहीं आए, बताओ। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, n इंटू v किया, जो आया उसको ऐड कर दिया, क्योंकि सेम नेचर था, एसिड थे सारे, सबको ऐड कर दिया, क्लियर है इतना। 6 मिली इक्विवेलेंट मोल्स आए हैं, हमसे पूछा क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ही पूछा है ना। ये किसका निकाला है, सब में से क्या निकलेगा, H+ ही तो निकलेगा, है कि नहीं। तो ये किसका इक्विवेलेंट मोल है, H+ का,
ठीक है, H प्लस का है। चलिए ये मिली इक्विवेलेंट मोल है। नॉर्मेलिटी क्या होता है? इक्विवेलेंट मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये मिली है डिवाइडेड बाय, अगर हम मिलीलीटर ही करेंगे ना, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 20 प्लस 10 प्लस कितना आया 40 मिलीलीटर है कि नहीं है? तो मिली से मिली 6/4 दैट इज 3/2 दैट इज 1.5 क्या नॉर्मल नॉर्मेलिटी आया ना। इक्विवेलेंट मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना आया? नॉर्मेलिटी आया कि नहीं आया? 40 है, सॉरी, अच्छा 0.15 सॉरी 0.15 ये इतना हो गया, सबका आ गया। चलिए H प्लस, अभी हमने सीखा इसका नॉर्मेलिटी फैक्टर कितना होता है? बताइए जल्दी। 1 होता है, जितना चार्ज होगा वही ना नॉर्मेलिटी फैक्टर होता है। तो इसका 1 है, हमें नॉर्मेलिटी पता चल गया। क्या आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं? कितना होगा? 0.15 मोल पर लीटर। कितने लोग को नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया बताओ? लास्ट वाला अभी हमने देखा था। आयन के केस में क्या होता है? जो वेट होता है डिवाइडेड बाय H, जो आयन का चार्ज होता है वही होता है। तो हमने इक्विवेलेंट मोल निकाल सकता है। इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? जितना इस पे चार्ज होगा 1 हो गया, ठीक। अब n इज इक्वल्स टू n इंटू m, यही होता है कि नहीं? नॉर्मेलिटी फैक्टर इंटू मोलैरिटी। इसका नॉर्मेलिटी फैक्टर कितना है? तो नॉर्मेलिटी अभी हमने कितने निकाली है? 0.15 इज इक्वल्स टू 1 इंटू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की वैल्यू कितनी आ गई? 0.15। क्लियर है? yes, निकाल लेंगे आप? yes, आसान है ना ये? yes, शॉर्ट तरीका नहीं, और शॉर्ट तरीके के पीछे पढ़ना भी मत, ठीक है। इस केस में गलतियां होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। इस लाइन में इक्विवेलेंट वेट निकालने में बहुत बार आपसे गलती होगी, ठीक है, बहुत बार होगी। तो शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं, आपके लायक नहीं है वो, ठीक है। वो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये था हमारा सेम नेचर का। अब अगर हम इसको न्यूट्रलाइजेशन पे लेके जाएं, एसिड और बेस को मिक्स कर दें, क्लियर है? एसिड और बेस को मिक्स कर देते हैं। चलिए हमने लिया HCl, सॉरी HCl मत लो, H2SO4 ले लो, और ले लिया NaOH, ठीक है। इसका 0.2 नॉर्मल है, ये सॉरी मोलर है, और इसका 0.4 मोलर है। इसका वॉल्यूम है 50 ml, इसका वॉल्यूम है 100 ml, ठीक है। ऐसे केसेस में देख के मत बोल दीजिएगा एसिड ज्यादा है बेस ज्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक हो जाएगा। निकालेंगे इसमें, क्या निकालेंगे? सबसे पहले n इंटू चलिए n निकालेंगे सबसे पहले। तो 0.2 है, H2SO4 है, नॉर्मेलिटी फैक्टर कितना होगा? कितना आ जाएगा? 0.4 नॉर्मल हो जाएगा। इतना तो लिख लेंगे आप, कोई दिक्कत इसमें? कितने लोग को इसमें दिक्कत है? क्या हुआ? कैसे? नॉर्मेलिटी फैक्टर कितना है इसका H2SO4 का? कितना H प्लस दे सकता है? 2 हो सकता है। तो 0.2 इंटू 2 कितना आया? 0. यहाँ पे कितना आएगा? 0. इसका नॉर्मेलिटी फैक्टर कितना है? 1 है। क्लियर है? n इंटू भी निकालें तो 50 इंटू 0.4, 50 इंटू 0.4 20 आएगा कि नहीं आएगा? 20 मिली इक्विवेलेंट
मोल आएगा। यस सर। इस केस में कितना आएगा 40 मिली इक्विवेलेंट मोल। हम एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे सॉल्ट, लेकिन उतना ही सॉल्ट बनेगा जितना एक एसिड एक बेस को न्यूट्रलाइज कर पाएगा या कोई बेस जितने एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो ये बताइए 20 मिली इक्विवेलेंट मोल हमारे पास क्या है एसिड है, 40 मिली इक्विवेलेंट क्या है हमारे पास बेस है। तो 20 जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितने को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, सिर्फ 20 को, और बचा रह जाएगा क्या बेस। कितना बचा रह जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है, बोलिए। न्यूट्रलाइजेशन के बाद कितना न्यूट्रलाइज हुआ, फोर्टी माइनस 20, तो 20 जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया मिली इक्विवेलेंट मोल। क्लियर है, इसमें इतना न्यूट्रलाइज हो गया तो बचा हुआ कितना है 20, क्योंकि 40 में से 20 गया, कितना बचा। क्लियर। अब सॉल्यूशन कैसा है आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, बेसिक है या अल्कलाइन है। क्या होगा, बेसिक या अल्कलाइन। क्लियर है इतना। इसकी कंसंट्रेशन निकालनी होगी तो क्या करेंगे, इसके हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे, नॉर्मेलिटी। अब बचा हुआ कितना है 40 में से 20 तो न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म बेस, बचा हुआ बेस कितना है 20। क्या है ये, मिली इक्विवेलेंट मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 100 प्लस 50, दैट इज 150 ml। m से m 20 डिवाइडेड बाय तो 2/15 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नॉर्मेलिटी आएगा, नॉर्मेलिटी आएगा नहीं है। क्या है बेस NaOH, इसका नॉर्मेलिटी फैक्टर कितना है, तो जो नॉर्मेलिटी होगी वही मोलारिटी होगी। कितने लोग कहेंगे, नो सर, इसमें भी कंफ्यूजन है क्या अभी भी? भाई नॉर्मेलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी है इसकी, तो जो नॉर्मेलिटी वही। क्लियर है। तो अब आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताएं, आसान है। अब अगर आपसे कोई डिफरेंट सॉल्यूशंस को मिक्स कराता है तो कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा और नॉर्मेलिटी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। जनरल टर्म्स में क्वेश्चन में हमेशा मोलैरिटी पूछेगा, तो नॉर्मेलिटी निकालिए फिर मोलैरिटी निकालिए। क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब आप लोग जा सकते हैं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को, पढ़ाई करें।